मैं हूं शिवम द्विवेदी और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल ज्ञानोदय के गुरुजी। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आपकी साइंस में बायोलॉजी के सारे इंपॉर्टेंट डायग्राम्स। और ये ऐसे डायग्राम होंगे ना जो आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। और यदि आप फ्यूचर में कभी कंपटीशन एग्जाम भी दोगे ना तो उसमें भी बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं। पूरी क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। एक एक छोटा छोटा पॉइंट जो भी हम डिस्कस करेंगे वो आपको बहुत अच्छे से समझना है। मैं आपको एक बार दिखा देता हूं कि ये जो पिक्चर्स आपको यहाँ पे दिखाई दे रही हैं ये आपको बहुत डिटेल में अभी सब डिस्कशन करके दी जाने वाली हैं। तो क्या आज के इस सेशन के लिए आप तैयार हो? देखो, मैं सिंपल सी बात बता देता हूं कि जब आप एग्जाम देने जाओगे तो आपके सामने कोई पिक्चर आ सकती है और पूछा जा सकता है कि इस पिक्चर में यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। जैसे एक एग्जाम्पल यहाँ पे है ना, कि भैया आपसे पूछ लेगा कि ये क्या है, तो आप तभी बता पाओगे ना जब आपने पिक्चर को सही से देखा होगा। उसका नामकरण मतलब उसकी नेमिंग कि हाँ भैया ये नाक है, हाँ यहाँ पे नाक के छिद्र हैं, फिर ये मानव मस्तिष्क है, फिर ये गला है। तभी बता पाओगे जब आपने बहुत अच्छी तरीके से सारे पिक्चर्स को देखा होगा। आपकी बायोलॉजी में बहुत सारे डायग्राम हैं, लेकिन जो बार बार पूछे गए हैं, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिनसे बाहर कुछ नहीं आएगा, वो आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। सो क्या आप लोग आज की इस क्लास के लिए तैयार हो? और इस तरीके की क्लास आज के पहले इस YouTube चैनल पर कभी भी नहीं हुई है। ये पहली ऐसी क्लास है जो पहली बार मैं आप सभी को दे रहा हूं और साथ ही साथ ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। एक एक पिक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। सो आप सभी से बस एक ही रिक्वेस्ट है कि अपने साथ में अगर NCERT की बुक आपके पास है, जो कि मैं आपको दिखाना चाहता हूं, यदि आपके पास ये किताब है तो ये किताब लेकर के बैठें, और अगर नहीं है तो फिर आप एक रफ कॉपी लेकर के बैठें और उस रफ कॉपी में आप मेरे द्वारा बताई हुई हर छोटी से छोटी चीज को नोट करते जाइए। और साथ ही साथ जैसे जैसे मैं बताता जाऊं वैसे वैसे प्रैक्टिस करते जाइए, क्योंकि ये आपकी डिमांड पे आया है आज का लेक्चर। आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है और मैं बार बार यही बोल रहा हूं कि भैया दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो, टेक इट सीरियस एंड नोटेड। ठीक है, एक एक पॉइंट नोट करना, हिलना मत और इधर उधर भागने की कोशिश मत करना, क्योंकि बोर्ड एग्जाम के लिए चित्र हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। चलिए बिना देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं बताना। अब एक ये चित्र आपके बोर्ड पेपर में आएगा, आपसे बोला जाएगा कि आप पुष्प की संरचना, पुष्प की अनुदैर्ध्य काट की संरचना बताइए, है ना। और उसके बाद आपसे इनके नामकरण वाली सारी चीजें मतलब पूछे जाएंगे। कैसे बनाना है, क्या करना है, मैं समझाने की कोशिश करता हूं। देखिए, सबसे पहले मान लीजिए बीच वाला भाग आपको बनाना होगा ऐसे, तो आप ऐसे करके बनाओगे, ठीक है, ऐसे, ओके। फिर उसके बाद ये आपका पुंकेसर, राइट। उसके बाद बीच में एक पाइप जैसी संरचना इस तरीके से बनाओगे, ऐसे, ओके। फिर उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों आप इसमें फूल पत्तियां भी बनाना स्टार्ट करोगे। तो फूल पत्तियां कैसे बनाएंगे, ध्यान से देखते जाना, बहुत इंपॉर्टेंट है आज का वीडियो। ठीक है, राइट। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों नीचे आपको यहां पे बनाना है इस तरीके से, ऐसे करके बनाना है आपको चित्र, राइट। अब इसमें नेमिंग करना स्टार्ट करते हैं, भाई कौन सी चीज क्या है। अब बहुत अच्छे से बताने जा रहा हूं मैं बच्चों, ध्यान से देखना। सबसे पहली चीज ये बाह्यदल। बाह्यदल बेटा क्या होता है, जो आपकी हरी हरी पत्तियां होती हैं, जो आपकी हरी हरी पत्तियां होती हैं नीचे जो दिखाई देती हैं, जो पुष्प को क्या करती हैं, रक्षा देती हैं, क्योंकि इनके बिना क्या होगा ना, पुष्प बिखर करके गिर जाएगा। फिर उसके बाद इसके बाद होता है हमारे पास बाह्यदल के बाद
पंखुड़ियां। तो पूछा जाता है बोर्ड पेपर में कि पुष्प के कितने भाग होते हैं, तो पुष्प के 4 भाग होते हैं। पहला बाह्यदल, दूसरा पंखुड़ी और तीसरा होता है मेरे प्यारे बच्चों पुंकेसर। और पुंकेसर 2 चीजों से मिलकर के बना है, एक है हमारा परागकोश और एक है तंतु। परागकोश के अंदर जो होता है वो पाए जाते हैं क्या, परागकण। तो अगर इसके अंदर पूछा जाए तो इसके अंदर पाए जाते हैं परागकण, परागकोश के अंदर। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई होगी। इसके बाद आता है मेरे प्यारे बच्चों यहां पे ये भाग पूरा का पूरा स्त्रीकेसर। और जो स्त्रीकेसर होता है इसके 3 भाग होते हैं। जो पहला भाग होता है वो होता है वर्तिकाग्र, और दूसरा होता है वर्तिका, और तीसरा होता है अंडाशय। आपको ये चित्र बोर्ड पेपर में बना करके आना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और ऐसे ही जैसे बना हुआ है इसको बनाने की प्रैक्टिस करें जितना हो सके, बहुत अच्छी तरीके से इसको चित्र बना करके बोर्ड एग्जाम में प्रैक्टिस करके जाना। राइट, फिर से एक बार मैं इसके बारे में समझा देता हूं। पूछा जाएगा बोर्ड एग्जाम में कि पुष्प की संरचना बताइए और पुष्प के कितने भाग होते हैं। तो याद रखिएगा पुष्प के 4 भाग होते हैं। पहला होता है बाह्यदल, दूसरा होता है दल या पंखुड़ी, तीसरा होता है पुंकेसर और चौथा होता है स्त्रीकेसर। स्त्रीकेसर के ऊपर का ये जो भाग होता है जहां पे परागकण आकर के रुकता है, ठीक है, परागकण यहां से निकल करके यहाँ पे आके रुकता है, उसको वर्तिकाग्र बोलते हैं। और फिर उसके बाद बीच वाले हिस्से को वर्तिका कहा जाता है। और फिर ये जो हिस्सा नीचे दिखाई दे रहा है आपको, ये अंडाशय कहा जाता है। इसी अंडाशय के अंदर एक और चीज होती है जिसे हम लोग बीजांड कहते हैं। ठीक है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, बीजांड कहते हैं। ये जो अंडाशय होता है ये बाद में फल में बदल जाता है, और जो बीजांड होता है बाद में बीज में बदल जाता है। तो ये छोटी सी बातें हैं, हमारे बच्चे याद रखेंगे। क्लियर हो गया यहां तक सारे बच्चों? एक बार जल्दी से बता दो। चलिए, मैं इतने दिनों से क्लास ले रहा था, कई दिन हो गए थे, कोई भी ब्रेक नहीं हुआ था, इसलिए मैंने कल एक ब्रेक ले लिया शॉर्ट, और अपने बच्चों को भी ब्रेक दे दिया ताकि हमारे बच्चे भी जो है ना थोड़ा सा एक ब्रेक ले लें, एक दिन का। बहुत दिनों से हमने कोई ब्रेक नहीं लिया था क्लास के बीच में, तो इसलिए मैंने एक ब्रेक लेना चाहा, इसलिए मैंने कल क्लास नहीं की थी बच्चों। चलिए आगे चलते हैं दूसरे चित्र की तरफ। दूसरा चित्र है हमारे पास, वो है मादा जनन तंत्र। कौन सा चित्र है बेटा? दूसरा है मादा जनन तंत्र। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हर साल बोर्ड पेपर में आता है। कैसे बनाना है, किस तरीके से, ध्यान से देखना। ऐसे करना है, ठीक है, ध्यान से देखते जाइए। बस मैं आपको ओवरव्यू दूंगा जल्दी से कि आपका टाइम भी वेस्ट ना हो और आपको चीजें भी क्लियर हो जाएं। है ना? और यहां पे जो ये संरचना आपको दिखाई दे रही है बीच में जो मैंने बनाई है, ये है हमारे पास क्या, गर्भाशय। और ये जो मैं अभी इस तरीके से उंगली नुमा आकृतियां बना रहा हूं, ये क्या है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं? जो उंगली नुमा आकृतियां बना रहे हैं ये इसको झल्लरी बोलते हैं। और ये जो गोल गोल बनाया है इसे क्या बोलते हैं? इसे अंडाशय कहा जाता है। तो इस तरीके से आपको बोर्ड पेपर में क्या करना है, बना करके आना है। और आप सजाने के लिए आप एक काम और कर सकते हैं, इस तरीके से भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए इनके नामकरण इनका करते हैं। सबसे पहली चीज, जो ये व्हाइट कलर के दोनों दिख रहे हैं इनको हम लोग क्या बोलते हैं? इनको हम लोग बोलते हैं अंडाशय। इनको क्या कहा जाता है बेटा? इनको कहा जाता है अंडाशय। तो इनकी संख्या कितनी होती है? 2, एक इधर और एक इधर। फिर क्या होता है, ये जो अंडाशय को पकड़े हुए एक इस तरीके से पाइप जैसी संरचना दिखाई दे रही है, इसे कहते हैं अंडवाहिका, या फिर इसे कहते हैं फेलोपियन ट्यूब। होता क्या है कि यहीं से अंड निकलता है और यहां पर आकर के क्या करता है, रुकता है। ठीक है, आ रही है मेरी बात समझ में? फिर उसके बाद ये जो बीच वाला हिस्सा दिखाई दे रहा है, ये क्या है बेटा? ये है गर्भाशय। ठीक है, और यहां पे ये जो हिस्सा आपको दिखाई दे रहा है इसे हम लोग क्या बोलते हैं? ग्रीवा कहते हैं। और ये इतना, ये जो रास्ता दिखाई दे रहा है ये क्या कहलाता है? ये योनि कहलाता है। तो इस तरीके से आपको बोर्ड एग्जाम में चित्र ये वाला भी बना करके आना पड़ेगा, और ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। समझ गए? बात समझ में आ गई ना बेटा? फिर से मैं आपको समझाता हूं कि ये जो ऊपर आप, ये जो आकृति आपको दिखाई दे रही है पूरी पूरी क्या हो गई? ये हो गई हमारी गर्भाशय।
फिर उसके बाद इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं अंडाशय। और फिर यह है हमारे पास अंडवाहिका, यहाँ पे इस बीच वाले हिस्से को ग्रीवा कहते हैं, और ये जो आपको गर्भाशय दिख रहा है और ये वाला रास्ता योनि कहलाता है। राइट, अच्छे से तैयार कर लोगे ना, मैं सारे इंपॉर्टेंट बता दूंगा। टोटल कितने बताऊंगा मैं, 21। तो ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है वो मैंने यहाँ रखा है, और सबसे लास्ट वाला तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने उसको जानबूझ करके लास्ट में रखा हुआ है। ठीक है, आगे चलूं, चलो। अब आता है हमारे पास अगला जो टॉपिक, जिसका नाम है नर जनन तंत्र। कौन सा है बेटा, इसे कहेंगे हम लोग नर जनन तंत्र। ठीक है, नर जनन तंत्र जो है, जैसे मादा जनन तंत्र है वैसे ही नर जनन तंत्र है। आपको ये वाला चित्र भी बोर्ड एग्जाम में बना करके आना है। कैसे आएगा, पेपर में पूछा जाएगा कि नर जनन तंत्र से आप क्या समझते हैं, चित्र द्वारा समझाइए। तो पूरा चित्र बनाना पड़ेगा, प्रैक्टिस करके जाना। चलिए अभी मैं इसको समझाने की पूरी कोशिश करता हूं। बेटा नर जनन तंत्र में क्या होता है, 2 जोड़ी वृषण होते हैं, है ना, जो शरीर के बाहर रहते हैं, मतलब शरीर से मतलब अंदर नहीं होते हैं, ये अंग शरीर से बाहर होते हैं, लटके हुए होते हैं। फिर उसके बाद क्या होता है, ये एक हिस्सा और दिखाई दे रहा है, इसे हम लोग शिश्न कहते हैं। ठीक है, फिर मूत्र जो होता है वो इसी रास्ते से बाहर निकलता है, इसलिए इसको हम लोग मूत्र मार्ग कहते हैं। राइट, फिर उसके बाद ये जो वृषण होते हैं इनकी संख्या 2 जोड़ी होती है। इन वृषण के ऊपर यहां पर जो एक और आकृति ऐसे आपको उभरी हुई दिखाई दे रही है, इसे कहते हैं अधिवृषण। तो ये वृषण और अधिवृषण के अंदर शुक्राणुओं का निर्माण होता है। ये सब चैप्टर्स हमने डीप में पढ़ा रखे हैं, तो इसी के अंदर शुक्राणुओं का निर्माण होता है वृषण और अधिवृषण के अंदर। ठीक है, क्लियर बेटा यहां तक, क्या बात है, बहुत बढ़िया, है ना। चलिए, जिन्होंने चैप्टर्स पढ़े हैं ना उन्हीं को समझ में आएगा, क्योंकि हम लोग चित्र डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे। अगर चैप्टर्स नहीं पढ़े तो फिर दिक्कत तो होगी ही समझने में कि ये क्या चल रहा है। राइट, फिर उसके बाद आता है बेटा, ये वृषण के बाहर एक कोष होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, वृषण कोष बोलते हैं। और जो ये वृषण कोष होता है ना, ये वृषण कोष क्या करता है, इस वृषण की रक्षा करता है और साथ ही साथ टेम्परेचर को कम बनाए रखता है। क्योंकि एक क्वेश्चन बोर्ड पेपर में आता है कि एक एक शब्द मेरे बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना। वृषण कोष इस वृषण को कम तापमान जो है प्रदान करता है। ज्यादा तापमान हो जाएगा तो शुक्राणुओं का निर्माण नहीं होगा, कम तापमान होता है तभी शुक्राणु ज्यादा बनते हैं। फिर क्या होता है बेटा, यहीं पे क्या बनते हैं, शुक्राणु बनते हैं। फिर इस रास्ते से होते हुए जो लेकर के रास्ता इनको लेकर के जाता है, जो पाइप जैसी संरचना दिखाई दे रही है, इस पाइप जैसी संरचना को शुक्रवाहिनी कहा जाता है। क्या कहते हैं बेटा इस पाइप जैसी संरचना को, इस पाइप जैसी संरचना को कहते हैं शुक्रवाहिनी। यहीं से शुक्राणु बनते हैं और यहीं से शुक्राणु बनते हैं और यहां से निकल करके जाते हैं और कहां पर जाकर के इकट्ठा होते हैं, तो ये जो संरचना आपको दिखाई दे रही है इसके अंदर जाकर के इकट्ठा होते हैं और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको कहते हैं शुक्राशय। शुक्राशय क्या करता है, इनसे बने हुए शुक्राणुओं को यहां पर अपने अंदर ले जाकर के क्या करता है, इकट्ठा कर लेता है। फिर उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों, ये शुक्राशय में जाकर के इकट्ठा हो जाते हैं। जब इनको शरीर से बाहर निकलना होता है तो यहीं से शुक्राणु निकलते हैं और निकलने के बाद फिर यहां से बाहर आते हैं। फिर उसके बाद जब शुक्राणु इस रास्ते से होकर के जाते हैं ना, तो इनको रास्ते में मिलती है प्रोस्टेट ग्रंथि। प्रोस्टेट ग्रंथि क्या करती है कि कुछ नर हार्मोन होते हैं उनको मिला देती है। कहां पर मिला देती है मेरे प्यारे बच्चों, इस शुक्राशय से निकलने वाले शुक्राणुओं के साथ। तो ये जो शुक्राणु होते हैं उनमें क्या मिल जाता है, उनमें हार्मोन मिल जाता है, जो नर हार्मोन होते हैं वो मिल जाते हैं और दोनों मिला करके जिस पदार्थ का निर्माण करते हैं उस पदार्थ को कहा जाता है वीर्य या फिर सीमेन कहा जाता है। समझ गया बच्चों, यहां तक आराम से समझ में आ रहा होगा, कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं हुई होगी। लेकिन अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया है दोस्तों के साथ, तो इसको लाइक और शेयर जरूर कर देना, क्योंकि ऐसे वीडियोस आपको यूट्यूब में ढूंढते रहोगे, हिंदी माध्यम में आपको बहुत कम ऐसे लेक्चर्स मिलेंगे जहां पे आपको इस तरीके की चीजें डिस्कस करके दी जा रही हूं। राइट, आगे चले बच्चों। चलिए, अब उसके बाद आता है हमारे पास
और ये देख करके बड़ा अच्छा लग रहा है कि क्लास में जितने बच्चे हैं ना वो सब पढ़ने वाले हैं। फिर उसके बाद यहीं पर होता है हमारा मूत्राशय, और इस मूत्राशय में एक पाइप आ रही होती है जो कि कहाँ से आ रही होती है, कहाँ से आ रही होती है, वृक्क यानी किडनी से, क्योंकि वहीं से रक्त छनता है और छनने के बाद फिर आकर के यहाँ पर इकट्ठा हो जाता है। सॉरी, मतलब रक्त छनता है और वेस्ट मटेरियल आकर के यहाँ पे इकट्ठा हो जाता है। ठीक, सही बोला मैंने। तो इस तरीके से ये चित्र आपको बोर्ड पेपर में बना करके आना है। ठीक है, आगे चलते हैं चौथे चित्र पे, जो कि आप सभी को पता होना चाहिए कि जब 2023 का बोर्ड पेपर आया था तो वहां पे इस तरीके का एक क्वेश्चन आ गया था और बच्चे ढूंढते रहते हैं, अरे सर कहाँ से आ जाते हैं ये सब चित्र वगैरह। 2023 में एक मॉडल पेपर भी बोर्ड ने जारी किया था, उसमें ये चित्र दे दिया था। सिर्फ कितना चित्र दिया था बोर्ड पेपर में, ये इतना चित्र दे दिया था। ठीक है, और पूछ लिया था कि बताइए इसका क्या नाम है, इसका क्या नाम है और इसका क्या नाम है। ठीक, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं, मेरी बात गौर से सुनना। अगर आपको जैसे मान लीजिए वहां नहीं समझ में आ रहा है तो आप इधर देखो, ध्यान से देखना। ऐसे करके बनाओगे इसको जैसे मैं बना रहा हूं। ऐसे, राइट। फिर उसके बाद इसमें जो ये वाला हिस्सा आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं प्रारोह। प्रारोह मतलब ये ऊपर की तरफ बढ़ेगा, है ना, ये ऊपर की तरफ बढ़ेगा, राइट। इसीलिए इसको बोलते हैं प्रारोह, या फिर बोल दिया जाता है प्रांकुर। तो एनसीईआरटी में प्रांकुर लिखा है, आप भी प्रांकुर लिख लो। प्रांकुर क्या करता है बेटा, ये आगे चल करके क्या बनाएगा, ये भावी प्रारोह है। भावी मतलब ये आगे की तरफ एक प्रारोह, मतलब आगे तने को बढ़ाएगा, है ना। और ये जो नीचे आपको दिख रहा है ये मूलांकुर है। मूलांकुर को कहते हैं भावी, मूलांकुर को क्या बोलते हैं, मूलांकुर को बोलते हैं भावी जड़, यानी आगे चल करके ये जड़ बनाएगा। जैसे बोलते हैं ना भावी प्रधान, है ना, कि अभी प्रधान जी बने नहीं पर पहले से बता दिया कि भावी प्रधान, है ना, या भावी प्रत्याशी, ऐसे करके बोलते हैं ना। अभी चुनाव लड़े नहीं, जीते नहीं, पर पहले से भावी। मैंने कहा जैसे भावी टॉपर, आप आगे चल के क्या बनोगे, टॉपर, तो आप भावी टॉपर हो, है ना। बात समझ में आ रही है कि नहीं। जैसे फ्यूचर डॉक्टर बोल देते हैं, तो फ्यूचर डॉक्टर वैसा ही, ये फ्यूचर जड़ है, आगे चल के जड़ बनेगी। फिर उसके बाद जो बीच वाला हिस्सा आपको दिख रहा है ये वाला, इसे कहते हैं बीज पत्र। और बीज पत्र का मतलब इसमें खाद्य सामग्री इकट्ठा होगी, तो ये हो गई बीज पत्र, और इसे खाद्य संग्रह बोलते हैं। प्लीज इन नामों को भी ध्यान में रखना। अच्छा सर ये क्या बताया गया है, ये जो है ना दिखाया जा रहा है कि भैया ऐसे छोटा सा होता है, इसके अंतर्गत आपको पता होना चाहिए कि ऐसे खुलता है, फिर खुलने के बाद इस तरीके से खुल जाता है। फिर इसमें ये जो ये वाला हिस्सा आपको दिखाई दे रहा है इसे प्रांकुर बोलते हैं, ये नीचे की तरफ जाता है तो इसे मूलांकुर बोलते हैं। फिर ये बीज पत्र होता है। जैसे एक एग्जाम्पल चना का ले लो, ठीक है। तो मेरे बच्चों क्या यहां तक इतनी बात सभी को समझ में आ गई है, एक बार फटाफट से बता दीजिएगा। वेरी गुड, आ गया बात समझ में सभी को, चलें आगे। हाँ, तो बेटा सर बच्चे पूछ रहे सर ये है क्या, बेटा ये चना है ना, चना दिख रहा है ऊपर आपको, बस एक एग्जांपल मतलब मैं ले रहा हूं, चना या दाल का ले सकते हो एग्जांपल, तो ऐसे करके खुल जाएगा। तो ये बीज पत्र होंगे, फिर इसके बाद ये मूलांकुर है, ऊपर ऊपर प्रांकुर है, नीचे मूलांकुर है। चलिए आगे चलते हैं अगले चित्र के ऊपर। अब अगला जो है हमारे पास वो है पुष्प में निषेचन की प्रक्रिया। पुष्प में निषेचन की प्रक्रिया, अब ये चित्र बनाने को आएगा बोर्ड पेपर में। अब ये जो चित्र आपको दिखाई दे रहा है ये क्या है कि कैसे एक पुष्प में बीज का, फल का, इन सब का निर्माण होता है। मैं मुंह से बोलकर भी बताऊंगा और समझाऊंगा भी, और ये सारे चीजें ना बोर्ड पेपर में आती हैं। ठीक, पेपर में कैसे आएगा, वो पेपर में एक प्रश्न आता है कि अनुप्रस्थ पुष्प की अनुप्रस्थ काट की संरचना द्वारा पुष्प में निषेचन की प्रक्रिया को समझाइए। निषेचन का मतलब क्या होता है, अब आपको जानकारी होनी चाहिए कि जो अंडाणु होते हैं, जो अंडाणु होता है जब वो शुक्राणु से मिलता है ना, तो अब यहाँ शुक्राणु तो नहीं होगा ना, यहाँ पे क्या होगा, परागकण, क्योंकि पुष्प की बात हो रही है, तो यहाँ पे क्या होगा, परागकण।
अंडाणु जब पुष्प परागकण से मिलता है तो मिलने के बाद क्या बनाता है? मिलने के बाद बनाता है युग्मनज। क्या बनाता है बेटा? युग्मनज। और इस प्रक्रिया को, इस पूरी प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं? निषेचन बोलते हैं। इस पूरी प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं? निषेचन बोलते हैं। इतनी सी जानकारी आपको पहले से होनी चाहिए। अब ये चित्र बनाने को आएगा पेपर में, तो आप चित्र कैसे बनाओगे? ध्यान से देखो, ध्यान से देखना बेटा, ठीक? ऐसे करेंगे हम लोग। फिर उसके बाद यहां पे इस तरीके से आएंगे, फिर थोड़ा सा नीचे से ऐसे फैला देंगे, ठीक है? ऐसे करेंगे, फिर नीचे से थोड़ा सा ऐसे फैला देंगे, ऐसे कर देंगे, राइट? इस तरीके से बना देंगे। या फिर आप चाहो तो ऐसे करके नीचे से ऐसे छोड़ सकते हो, ऐसे, ठीक? फिर उसके बाद आप एक चीज और भी ऐड कर सकते हो इसी के साथ, यहीं पे साथ में ना एक पराग कोष भी बना लो, ताकि आपको जानकारी रहे कि हाँ भाई, यहां से अब निकलेंगे क्या? यहां से क्या निकलेगा? परागकण। और ये परागकण कहाँ पहुंचेंगे? यहां पहुंचते हैं। और फिर उसके बाद यहां पहुंचने के बाद इस तरीके से एक चिपचिपा पदार्थ मिलता है, और उस चिपचिपे पदार्थ के मिलने की वजह से जो परागकण होता है वो क्या होता है? फूल जाता है। और फूल के क्या करता है? एक नलिका का निर्माण करता है, एक नलिका का निर्माण करता है, राइट? एक नलिका का निर्माण करता है। और फिर आगे जा करके वो नलिका पहुंचती कहां पे? बीजांड पे। फिर इस बीजांड के अंदर उसको क्या मिलते हैं? अंड मिलते हैं। यहां पे उसको क्या मिलते हैं? अंड मिलते हैं। बस हो गया, बन गया चित्र, है ना? तो क्या बताया गया? सबसे पहले देखो, ये यहां पे क्या है? परागकोश। यहां पे क्या है बेटा? परागकोश। ये जो आपको यहां दिखाई दे रहा है, ये बाहर से क्या है? बाहर से है अंडाशय। फिर ये अंदर जो है ना वो क्या है? बीजांड। फिर उसके बाद ये बीच का हिस्सा क्या कहलाता है? वर्तिका। और ये जो ऊपर का हिस्सा कहलाता है वो क्या कहलाता है? वर्तिकाग्र। ठीक है बेटा, ये क्या कहलाता है? वर्तिकाग्र कहलाता है। बस हो गया। ये जो बीच में एक नली दिखाई दे रही है, ये पतली वाली सी, इस पतली सी नली को क्या बोलते हैं? पराग नली। अब इसकी पूरी प्रोसेस समझना कि आखिर इसमें होता क्या है। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि लगभग 3000 बच्चे हैं, और उन 3000 बच्चों में मात्र 99 बच्चे ऐसे हैं जो चैट में कमेंट्स कर रहे हैं, है ना? और बाकी के सारे बहुत अच्छे से मेरी बातों को सुन रहे हैं। ये देख करके बड़ा अच्छा लगता है। तो चलिए भाई, इस तरीके से चित्र बच्चा हमारा बना लेगा बोर्ड पेपर में। समझाते हैं कि होता क्या है, पूरी प्रक्रिया में होता क्या है। देखो, सबसे पहले यहां से निकलते हैं परागकण, और आकर के इस वर्तिकाग्र पे चिपचिपे पदार्थ की वजह से चिपक जाते हैं, और चिपचिपे पदार्थ में का अवशोषण करके ये फूल जाते हैं, और फूल करके एक नलिका निकलती है। अभी इसकी नलिका ना बाद में निकलेगी, ऐसा शो कर दिया मैंने। एक नलिका निकलती है, वो नलिका क्या कहलाती है? पराग नली। वो कहाँ पहुंचती है? वो पहुंचती है बीजांड तक। और बीजांड तक पहुंचने के बाद फिर वहीं पर क्या हो जाता है? निषेचन हो जाता है। निषेचन होने के बाद एक बीज का निर्माण होता है, और ये बीज का निर्माण कैसे होता है? जो बीजांड होता है वही बीज में बदल जाता है। ये सब बोर्ड पेपर में पूछे जाएंगे कि कौन बीज में बदलता है। और जो अंडाशय होता है वो फल में बदल जाता है। ऊपर का हिस्सा वर्तिकाग्र कहलाता है, बीच वाला हिस्सा वर्तिका कहलाता है। ये पाइप जैसी संरचना परागनली कहलाती है। इसे परागकोश कहा जाता है, और ये अंडाशय कहलाता है। तो मेरे बच्चों को यहां तक आराम से समझ में आ रहा होगा, किसी को कोई डाउट नहीं है ना? चलूं आगे? एक बार फायर इमोजी हो जाए, एक बार फायर इमोजी हो जाए तो मुझे पता चल जाएगा। यस, वेरी गुड, है ना? सर जी हम लोग इतने पिक्चर कैसे तैयार करेंगे? बेटा जब आप
मैं आपको 1 घंटे 10 मिनट 15 मिनट में ये पूरे पिक्चर तैयार करके दे सकता हूं, तो आपके पास तो अभी बोर्ड पेपर तक का समय है ना। आप इन सारे पिक्चर को अच्छे से बना बना करके प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। जितना अच्छे से प्रैक्टिस कर लोगे उतना ज्यादा बेहतर तरीके से बोर्ड एग्जाम में करके आ पाओगे आंसर, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब इस पिक्चर को देखो, ये पिक्चर जो है ना, अब देखने में लग रही है यार इतनी कठिन है। अब आपने अगर मेरे से चैप्टर पढ़ा है तो कहोगे यार ये पिक्चर ना सर हम चुटकियों में बना देंगे। कैसे बना देंगे मैं समझाता हूं। इसे कहते क्या है, इसे कहते हैं तंत्रिका तंत्र। इसे क्या बोलते हैं, तंत्रिका तंत्र, है ना। सॉरी, तंत्रिका कोशिका। ये तंत्रिका, तंत्र की जगह पे तंत्रिका कोशिका लिख लेना। तंत्रिका तंत्र का ही हिस्सा है बेटा ये, है ना, लेकिन फिर भी आप इसको तंत्रिका कोशिका लिख लो, तंत्रिका कोशिका, राइट, तंत्रिका कोशिका। तो ये तंत्रिका कोशिका का चित्र है। किसका चित्र है बेटा, ये तंत्रिका कोशिका का चित्र है। अभी तंत्रिका कोशिका कौन से चैप्टर में है, नियंत्रण और समन्वय चैप्टर में है ना। कौन से चैप्टर में है, नियंत्रण और समन्वय, ना। कौन से चैप्टर में है बेटा तंत्रिका कोशिका, नियंत्रण और समन्वय चैप्टर में। देखो कैसे बनाएंगे चित्र, ध्यान से देखना। अभी बना लेंगे, कैसे बनाएंगे देखते जाओ। आप बोलोगे सर अरे इतना आसान है। हाँ भाई इतना ही आसान है, ऐसे तो बना ही लोगे ना, इसमें क्या कठिन है। फिर उसके बाद इसको थोड़ा सा ऐसे बढ़ा देना, ठीक, और फिर इस तरह से बना देना ऐसे। ऐसे बना लोगे ना, है ना। फिर उसके बाद इस तरीके से यहां ऐसे, ऐसे नहीं बना पाओगे। कितना सिंपल है देखो। आप ये चैप्टर्स तो पढ़ो मेरे से। ये बन गया, देखो बन गया कि नहीं बन गया बताओ। बीच में जो ये हिस्सा आपको दिखाई दे रहा है इसे क्या बोलते हैं, इसे कहा जाता है केंद्रक। ये क्या होता है, कोशिका का केंद्रक होता है, राइट। बोलो बढ़िया बना कि नहीं बना। अब आपने क्या किया, आपने क्या किया, इनके नामकरण करना है हमको। क्या करना है बेटा, इनके नामकरण करना है। अभी ध्यान से देखो, ये जो ऊपर जैसे ये निकली निकली जैसी संरचना दिखाई दे रही है, इनको क्या बोलते हैं हम लोग, इनको बोलते हैं हम लोग द्रुमिका। अब मैं लिखता नहीं हूं क्योंकि लिखने में फिर क्या होगा, समझ जाएगा। तो इनको क्या बोलते हैं, जो निकली हुई संरचना है इनको क्या बोलते हैं, द्रुमिका। और जो बेटा ये बीच में जो काला काला दिखाई दे रहा है ये क्या है, ये क्या है, इसे कहते हैं केंद्रक। इसे क्या बोलते हैं, केंद्रक बोलते हैं। फिर उसके बाद आपको जो ये संरचनाएं दिखाई दे रही है ऐसे, इस तरीके से, इसको क्या बोलते हैं, या ऐसे ना बना करके आप ऐसे भी बना सकते हो, ऐसे भी बना सकते हो आप इनको, ठीक है। आप इनको ऐसे भी बना सकते हो। ये जो दिखाई दे रहा है ना इसको तंत्रिकाक्ष बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, इसको बोलते हैं तंत्रिकाक्ष, यानी ये तंत्रिका का अक्ष होता है। और ये क्या होता है, तंत्रिका का अक्ष का अंतिम सिरा होता है। तो ये तंत्रिका के अक्ष का अंतिम सिरा होता है। बात समझ आ गई। यानी कि अब इसमें होता क्या है एग्जैक्टली मैं बताता हूं। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे तंत्रिका है, तंत्रिका कोशिका है एक, ऐसे बहुत सारी होती हैं, पर मान लो एक है यहाँ पे। अब दिव्यांशी मैम आई, एक सुई लेकर के आई, ऐसे मुझे चुभा दी, तो अब मुझे क्या होगा, यहाँ पे सुई चुभेगी। अब मेरे मस्तिष्क तक सिग्नल लेकर के कौन जाएगा, ये तंत्रिका कोशिका लेकर के जाएगी। अब ये तंत्रिका कोशिका के पीछे एक दूसरी तंत्रिका कोशिका होगी, फिर दूसरी होगी, फिर दूसरी होगी, फिर दूसरी होगी। एक तंत्रिका कोशिका उसको सिग्नल देगी, दूसरी उसको देगी, और फिर उसके बाद दूसरी तीसरी को देगी, और फिर इस तरह से सिग्नल एक कोशिका से दूसरी कोशिका में पास होते जाएंगे। बिल्कुल वैसे ही जैसे आपके मोहल्ले में कोई अगर कोई छोटी सी बात हो जाती है तो मोहल्ले वाली भाभी दूसरी भाभी को बताती हैं, दूसरी भाभी तीसरी भाभी को बताती हैं, और तीसरी भाभी फिर चौथी भाभी को बताती हैं, और फिर वो बात पूरे गांव में फैल जाती है। ऐसा ही होता है, समझ गए। हाँ भाई ये सब बोर्ड में आएगा, ठीक है। अच्छा, एक प्रश्न बोर्ड पेपर पूछा जाता है कि इस तंत्रिका कोशिका में सिग्नल किधर से किधर को चलते हैं।
तो पहले केंद्रक लेता है सिग्नल, मतलब अंदर आता है यहाँ पे, और इसको कोशिका काय भी बोलते हैं, जो अंदर भरा हुआ है, कलर वाला आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पे भरा होगा। तो ये जो आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पे पहले सिग्नल आता है, फिर यहाँ से इधर जाता है ऐसे, और फिर एक दूसरी कोशिका आ जाती है यहाँ पे, फिर उसको सिग्नल मिलता है। इस डायरेक्शन में सिग्नल जाते हैं। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है हमारे पास, ये जो दिखाई दे रहा है यह है हाइड्रा, और हाइड्रा में क्या होता है बेटा, मुकुलन होता है। अब मुकुलन क्या होता है सर? मुकुलन का मतलब जैसे मान लीजिए मैं हूं, तो मेरे शरीर पे अभी क्या हो जाए, एक उभार पैदा हो जाए, यहाँ पे ऐसे उभार पैदा हो जाए, और उभार पैदा होने के बाद एक दूसरा मुकुल निकले, है ना। मुकुल का मतलब दूसरे सियोमसर पैदा हो जाए, ऐसे यहाँ पे। और रातों रात में मैं सो रहा हूँ, मेरे हाथ में ऐसे मुकुल निकला, और मुकुल निकलने के बाद मुकुल क्या है, दूसरा सियोमसर पैदा हो रहा है, फिर उसके बाद वो मुकुल धीरे 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 करके क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। तो इस तरीके से दूसरा हाइड्रा निकल आएगा। इस पूरी प्रक्रिया को मुकुलन बोलते हैं। मुकुलन मतलब जब किसी भी एक जीव के शरीर पर उभार उत्पन्न हो और उससे एक नए जीव का निर्माण हो जाए, उसको मुकुलन बोलते हैं प्रक्रिया। ये जो दिख रहा है ना, ये हाइड्रा है। अरे सर हाइड्रा नहीं बना पाएंगे हम, तो मैं बताता हूं ना कैसे बनाओगे। देखो कितना सिंपल है, अभी देखना इसको बनाना कितना सिंपल है। आप बोलोगे सर सच में इतना सिंपल है? देखो, अरे इसका कोई सिंबल थोड़ी ना होता है कि भैया ऐसे ही बनाना है इसको। देखिए कैसे बनेगा अभी, बहुत अच्छे से ऐसे किया, ऐसे, और फिर इस तरीके से करते हुए यहां आकर के ऐसे बना दिया, बन गया। फिर उसके बाद ऐसे कर दिया हम लोगों ने देखना अभी ऐसे, और फिर ऐसे, ठीक, फिर इस तरह से निकाल दो। ठीक है ना, इस तरह से ऐसे निकाल दिया आपने। कोई शेप नहीं है डेफिनेट, बन गया क्या, हाइड्रा। क्या बना दिया सर ने, हाइड्रा बना दिया। अब इस हाइड्रा के ऊपर दूसरा अभी दूसरा हाइड्रा कैसे निकलेगा, यहाँ पे एक मुकुल आएगा ऐसे, ऐसे जैसे यहाँ पे दिखाई दे रहा है छोटा सा, इस तरीके से पहले ऐसे बनेगा, ठीक। फिर ऐसे बनने के बाद फिर क्या होगा, फिर और थोड़ा बड़ा बनेगा, ठीक। फिर क्या होगा, फिर दूसरा मुकुल बन करके तैयार हो जाएगा। कैसे सर, कैसे बन करके तैयार होगा, ऐसे देखना अभी, ऐसे है ना। बस इसी चित्र को आप भी क्या करना, छोटा कर देना ऐसे, है ना। ये आ गया भैया, ठीक। ये क्या बना दिया सर ने, ये बना दिया हाइड्रा में मुकुलन हो रहा है। क्लियर है यहां तक, बोलो सभी को क्लियर होगा, है ना। अच्छे से क्लियर हो रहा है ना कि भैया हाइड्रा ऐसे करके हम लोग क्या कर लेंगे, बना लेंगे। हाइड्रा में क्या होता है, मुकुलन होता है। अब आगे चलते हैं। अब है हमारे पास अमीबा, है ना। और अमीबा और लेशमानिया में द्विखंडन होता है। अच्छा एक जानकारी बता दूं मैं आपको, ये जो अमीबा होता है ना, ये एक कोष की जीव होता है, ये आपको पता होना चाहिए। तो पहले अमीबा के बारे में पढ़ते हैं, फिर लेशमानिया के बारे में पढ़ते हैं। अमीबा, अमीबा जैसे मान लो अमीबा को अपने जैसे बहुत सारे बच्चे पैदा करने हो, बहुत सारे अमीबा बनाने हो, तो अमीबा क्या करेगा। पहली चीज, अमीबा का कोई डेफिनेट शेप नहीं, तो अमीबा ऐसे बनाओगे आप, रट के नहीं जाना। लो बन गया अमीबा, बन गया कि नहीं बन गया अमीबा। अब इसी तरीके से एक दूसरा अमीबा बनाओ, और अब वो अमीबा क्या करता है, पहले अमीबा ऐसे होता है, फिर अमीबा दो कोशिका बनाता है। एक कोशिका वाला है ना, फिर ये अपने अंदर दो कोशिका। अब इनकी तरीके से नहीं बनाना, मैं बना करके इसीलिए तो दिखा रहा हूं। तो अब अमीबा क्या करेगा, अपने जैसे पहले दो कोशिकाओं को अपने अंदर निर्माण करने की कोशिश करेगा, बच्चे पैदा करने जा रहे हैं ना वो, देखो ऐसे। फिर क्या हो जाएगा, फिर ये दोनों अलग हो जाएंगे, ठीक है। आपको इसी तरीके से बना देना है बोर्ड पेपर में, ऐसे। बोलो समझ में आ गई बात। ये क्या हो गया, ये अमीबा में द्विखंडन हो गया, यानी एक अमीबा से दो अमीबा बन गए, ठीक है।
सर हाइड्रा क्या है? हाइड्रा भी बेटा एक जीव है, ठीक है, आ रही है मेरी बात समझ में? अब ये सब हमने जीव जनन कैसे करते हैं उस चैप्टर में बड़े डीप में सब सारी चीजें बता रखी। चलो क्लियर यहां तक। अब आते हैं बच्चों, बात करते हैं लेस्मानिया। लेस्मानिया क्या होता है? ये भी अमीबा जैसी ही है, परंतु अमीबा कहता मुझे किधर से भी काटो मेरे जैसे 2 बच्चे हो जाएंगे, पर लेस्मानिया कहता अगर मुझे यहां से काटा ना मर जाऊंगी मैं। लेस्मानिया इधर से कटती है ऐसे, इधर इस तरीके से। कैसे बनाना कठिन है क्या चित्र? देखो ध्यान से, देखो देख कैसे बनता है लेस्मानिया। कोई कुछ कठिन नहीं है लेस्मानिया वगैरह, ये सब बड़ा आसान है, लेकिन बस वही है कि ना मेरे बच्चे घबरा जाते हैं, अरे सर कैसे बनाएंगे सर, हमें तो बनाना नहीं आता। ये लेस्मानिया के ऊपर कोड़े जैसी संरचना होती है ऐसे, ये देखो, और ये भी एक कोशिका होती है, इसमें एक ही कोशिका होती है। अब लेस्मानिया कहती है कि मैं अपने जैसी एक और बनाऊंगी, क्या? एक और बनाऊंगी लेस्मानिया। तो वो कैसे बनाएगी देखो, अपने जैसी एक और लेस्मानिया बनाएगी वो। एक इसके पास कोड़ा होता है इस तरीके से, परंतु अब ये 2 बनाने जा रही है ना, इसलिए इसके पास 2-2 हो जाएंगे, और बाद में दोनों क्या हो जाएंगे? अलग हो जाएंगे। कैसे अलग हो जाएंगे ध्यान से देखो, बाद में ये दोनों अलग हो जाएंगे। ठीक है, ये दोनों अपने अपनी कोशिका लेकर के बाद में अलग हो जाएंगे। इस तरीके से आपको लेस्मानिया में द्विखंडन दिखाना है बोर्ड पेपर में। बोलिए समझ में आ गया सभी को? एक बार फटाफट से बताना। समझ गए? सर आपका घर कानपुर से कितना दूर है? बेटा दूर है ऐसा नहीं है, बिल्कुल पास में है, लगभग 100 किलोमीटर के आसपास। समझ गए यहां तक सभी को क्लियर? अब अमीबा के बाद आता है हमारे पास, ये हमारे पास प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम क्या होता है? ये एक प्रकार का मलेरिया परजीवी होता है। क्या होता है बेटा प्लाज्मोडियम? ये एक प्रकार का मलेरिया परजीवी होता है। ठीक, अब मलेरिया परजीवी कैसे? जैसे मान लो ये जो आपको दिख रहा है क्या, प्लाज्मोडियम, इसके पास पहले एक कोशिका होती है, फिर उसके बाद ये अपनी जैसी जैसी से बहुत सारी कोशिकाएं बना लेता है, और फिर हर कोशिका से क्या होता है? मच्छर। इसी से जो है ना फिर बाद में मच्छर बन करके तैयार होगा, मलेरिया परजीवी है, और फिर इससे मलेरिया मलेरिया फैल जाती है। ठीक, तो मलेरिया के क्या है, मलेरिया के क्या, ये बैक्टीरिया समझो इसको। इसका सर चित्र कैसे बनाएंगे सर? हमें तो बनाना नहीं आता है ना। अब आदमी का चित्र बनाना हो तो कठिन है, इनके चित्रों में क्या होता है, इनका तो कोई डेफिनेट शेप ही नहीं है ना, ऐसे कर दिया हमने। फिर उसके बाद ऐसे, और फिर सर इसके बाद ऐसे कर देना है ना, और उस सब के अंदर क्या कर देना है? अब आज के बाद मत बोलना सर बायोलॉजी में पिक्चर बनाने में बड़ी दिक्कत है। आपको लग रहा है ये सब तो बाएं हाथ का खेल है, एक बार प्रैक्टिस करेंगे सब बना लेंगे, है ना? समझ गए? चलो अब इसके बाद आता है हमारे पास ये प्लेनेरिया। अब प्लेनेरिया क्या है? इसके अंदर क्या होता है? पुनरुद्भवन। पुनरुद्भवन क्या होता है? मतलब रीजनरेशन। रीजनरेशन का मतलब क्या होता है? रीजनरेशन का मतलब कि अगर आप प्लेनेरिया को कई हिस्सों में तोड़ दोगे तो इससे अलग अलग और बहुत सारी क्या बन जाएंगी? प्लेनेरिया बन जाएंगी। कैसे? देखो ध्यान से देखना, ये क्या बना दी सर ने? ये प्लेनेरिया बना दी।
ठीक है, ये क्या बना दी सर ने, ये बना दी प्लेन एरिया। अब एक चीज हुई कि ये प्लेन एरिया ना 3 हिस्सों में बट गई। कैसे बट गई 3 हिस्सों में, मैं बताता हूं। मतलब ये 3 हिस्सों में टूट गई, ऐसे समझो कि प्लेन एरिया जो थी ना ये 3 हिस्सों में टूट गई। कैसे कैसे टूट गई सर, ये देखो, ऐसे थी ना प्लेन एरिया, ये 3 हिस्सों में टूट गई। ठीक, अब क्या हुआ कि इसका हर हिस्सा, ये 3 हिस्सों में टूट तो गई, लेकिन इसका हर हिस्सा क्या करेगा, अब एक एक अपने जैसी प्लेन एरिया बना करके तैयार कर देगा। अपने जैसी प्लेन एरिया बना देगा ये। ऐसे बोर्ड पेपर में बना करके आना है। ठीक है, बोलिए बना लोगे ना बच्चे, एक बार जल्दी से बता दो। ये सब बोर्ड एग्जाम में बनाने को आएगा और एक एक इंपॉर्टेंट है। वेरी गुड, बहुत अच्छा लग रहा है बच्चों को हमारे। अब इसके बाद आता है हमारे पास अगला चित्र, जो कि होता है प्रतिवर्ती चाप। अब बच्चों एग्जाम में आता है कि प्रतिवर्ती चाप का चित्र बना करके, और ये चित्र हमारे बोर्ड एग्जाम में दे रखा है, मतलब एनसीईआरटी बुक में दे रखा है, पर हमारे बच्चे नहीं बना पाते। तो उसके लिए हमारे पास एक दूसरा आइडिया है। क्या आइडिया है, मैं बताता हूं। अभी प्रतिवर्ती चाप का मतलब क्या है, जैसे मान लीजिए कि आपने किसी गर्म चीज को छुआ, तो छूते ही सिग्नल सबसे पहले कहां पहुंचा, इधर से जाते 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 कोशिका सिग्नल ले जा रही है, और जब तक ये सिग्नल हमारे मस्तिष्क तक जाएगा और मस्तिष्क इसको बताएगा, मस्तिष्क इसको बताएगा कि भैया जल्दी से उठ जाओ या हाथ हटा लो नहीं तो जल जाओगे, तब तक तो देर हो चुकी होगी। तो ये जो मेरू रज्जु होता है हमारा, जो कि रीढ़ की हड्डी के अंदर आपको जानकारी होनी चाहिए, मेरू रज्जु होता है, यहीं से सिग्नल वापस आ जाता है और यहीं से सिग्नल दे दिया जाता है कि भैया हाथ को हटा लो। मैं शॉर्ट में बता दिया मैंने इतना। अब होता क्या है, बहुत अच्छे से सुनिएगा, अगर ये नहीं बनाना आता है तो प्रतिवर्ती चाप का चित्र कैसे बना करके बोर्ड पेपर में आओगे। ठीक, ध्यान से सुनो। सबसे पहले आपको लिखना है ग्राही। ग्राही का मतलब क्या है कि आपने किसी भी चीज को ग्रहण किया। सबसे पहले आपको क्या बनाना है, ग्राही। ग्राही लिखना है, जैसे ग्राही लिखा हुआ है। फिर ग्राही के बाद फिर ये ग्राही से कहां पर जाता है सिग्नल, प्रेरक तंत्रिका कोशिका। ठीक है, ये जो आपको ये दिखाई दे रहा है, ठीक, यहां से जा रही है, ये सिग्नल जा रहे हैं बच्चों। तो ये संवेदी तंत्रिका कोशिका और ये फिर प्रेरक तंत्रिका कोशिका। तो पहले आप संवेदी लिखो, संवेदी तंत्रिका कोशिका, या इसके पहले जब मैंने पढ़ाया हो किसी और तरीके से भी लिखा हो तो वो वाला तरीका भी सही होगा। ठीक, यानी पहले सिग्नल कहां पहुंचा, पहले सिग्नल ग्राही से संवेदी तंत्रिका कोशिका, और फिर संवेदी तंत्रिका कोशिका के बाद फिर ये सिग्नल कहां पहुंचा, मेरू रज्जु। मेरू रज्जु, मेरू रज्जु ने वापस से सिग्नल दिया किसको, वापस से सिग्नल किसको दिया, प्रेरक तंत्रिका कोशिका को। मैं अभी इसको समझाऊंगा भी एग्जैक्टली होता क्या है ये प्रेरक तंत्रिका कोशिका। अभी तो इंपॉर्टेंट और चित्र बाकी ही है, प्रेरक तंत्रिका कोशिका। और फिर प्रेरक तंत्रिका कोशिका से फिर क्या हुआ, कार्यकर यानी कि भुजा में पेशी, और कार्य हो गया, और कार्य में क्या हुआ कि हाथ हटा लिया गया। ऐसे करके भी लिख करके आ सकते हो बोर्ड पेपर में। अब से इसको समझिए, मान लीजिए कि मैंने इसको छुआ और ये गर्म था, तो यहां से सिग्नल पहले जाएगा हमारे हाथ से होते हुए कहां पर पहुंचेगा, मेरू रज्जु में। मेरू रज्जु वापस से सिग्नल भेजेगा कि लीजिए भैया हाथ हटाइए नहीं तो जल जाओगे। तो ये पूरी प्रोसेस कि पहले ग्राही यानी कि आपने देखा गर्म गर्म लगा, फिर संवेदी तंत्रिका कोशिका यानी संवेदी तंत्रिका कोशिका गई और मेरू रज्जु को बता करके आई। मेरू रज्जु ने फिर से वापस से सिग्नल भेजा
और कहा कि भैया जल्दी से हाथ हटाइए, नहीं तो फिर क्या हो जाएगा, हाथ जल जाएगा। तो प्रेरक तंत्रिका कोशिका को सिग्नल मिला, उसने हाथ हटाया और कार्य हो गया, आपका हाथ हट गया। ये होती है इतनी सारी प्रोसेस। अब जिन्होंने चैप्टर पढ़ा है मेरे से, उनको बहुत अच्छे से ये चीज क्लियर होगी। फिर आता है हमारे पास, यहां से जैव प्रक्रम चैप्टर के चित्र शुरू हो जाएंगे। अब ये बनाना है बोर्ड पेपर में। अब बोर्ड पेपर में ये ना बना करके ये बना करके आना है। एक ही चीज है फिलहाल दोनों, पर आपको जानकारी होनी चाहिए। ठीक, तो ये क्या लिखा है, खुला तथा बंद रंध्र। ये जो चित्र है ये बंद का है, अगर दोनों पूछे जाए तो दोनों बनाना, नहीं तो एक बना करके आना। अब इन दोनों में अंतर क्या है सर, यहाँ देखो अंदर ग्रीन कलर दिख रहा, यहाँ पे आपको ब्लैक दिख रहा, यानी ये पूरा बंद है और ये क्या है, पूरा खुला है। अब सर ये किस चैप्टर में कहां पर है, जैव प्रक्रम चैप्टर में शुरुआत में ही है। और पूछा जाएगा कि रंध्र की संरचना के द्वारा आप ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के आदान प्रदान को समझाइए। तो आपको ये पूरा चित्र बनाना पड़ेगा। कैसे बनाना है मैं समझाता हूं आपको। इस तरीके से जैसे मैं बना रहा हूं, ऐसे बनाना है। ठीक, इस तरह से। अब चाहो तो आप इसमें पत्तियों को भी बना सकते हो, नहीं तो इतना ही बना करके छोड़ सकते हो। होता क्या है बच्चों, जब पत्तियों के अंदर ऑक्सीजन को बाहर आना होता है तो ये खुल जाते हैं। जब कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर जाना होता है तो ये बंद हो जाते हैं। जब ये बंद होते हैं, जब ऑक्सीजन अंदर, कार्बन डाइऑक्साइड अंदर चली जाती है तो ये फूल जाते हैं, और वापस से जब छोड़ दिया जाता है उसको, ऑक्सीजन को, तो ये फिर वापस से बोलोगे कि पिचक जाते हैं। ठीक, तो इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड जाती है और ऑक्सीजन बाहर आती। ठीक, ये जो बीच में आपको दिखाई दे रहा है इसे बोलते हैं रंध्र छिद्र। यहीं से ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान होता है। ये दोनों जो दिखाई दे रही हैं इनको बोला जाता है द्वार कोशिकाएं, इनको बोला जाता है द्वार कोशिकाएं। और जो ये छोटे छोटे से जी चीजें दिखाई दे रही है गोल गोल, इनको बोलते हैं हरित लवक, जिसे आप क्लोरोप्लास्ट बोलते हो। और इसी के अंदर, क्लोरोप्लास्ट के अंदर, है ना, क्या हो जाता है, क्लोरोफिल होता है। क्या यहां तक आराम से इतनी बात समझ में आ गई? एक बार फटाफट से बताइए। हाँ, अगर आप अभी इसको सीरियस नहीं लोगे तो आप करते रहोगे बहुत सारे ऐसी चीजें, ढूंढते रहोगे यूट्यूब पे वायरल क्वेश्चंस को, लेकिन कभी भी आपको इस तरीके की चीजें यूट्यूब पे नहीं मिलेंगी, है ना। इसलिए समय रहते इनकी कीमत को समझिए और यूट्यूब पे वायरल क्वेश्चंस को ना ढूंढ करके ऐसी चीजों को ध्यान से देखिए, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। इनको एक एक चीज बनाना सीखिए बच्चों, मेरी रिक्वेस्ट यही है। आगे चलते हैं। अब इस चित्र को देखो, ये है अमीबा में पोषण। ये भी बनाने को आएगा हमारे पेपर में। कैसे बनाना है इसको ध्यान से देखो। सबसे पहले क्या करना है, होता है अमीबा। अमीबा क्या करता है, अमीबा अपने भोजन को किसके द्वारा ग्रहण करता है, स्यूडोपोडिया के द्वारा ग्रहण करता है। ये क्या है, अमीबा है। और अमीबा क्या है, एक कोश की जीव है। तो ये एक कोश की जीव होता है, आपको ये जानकारी होनी चाहिए। ठीक, अब इस अमीबा को क्या करना है, मान लीजिए भोजन को ग्रहण करना है। भोजन को ग्रहण करना है तो अमीबा कैसे भोजन को ग्रहण करेगा, ध्यान से देखना। अमीबा सबसे पहले अपने पादाभ को, जिसको कूट पाद बोला जाता है, उसको फैलाता है। कैसे फैलाता है, इस तरीके से जैसे आपको यहां दिखाई दे रहा है। और एक खाद्य पदार्थ जिसको ये खाना चाहता है वो आकर के यहां पर इसके पास में आ जाता है। बाद में क्या करता है अमीबा, बाद में अमीबा ये क्या करेगा, बाद में एक जाल बनाएगा ये अमीबा। कैसी जाल बनाएगा, जिसको बोलते हैं खाद्य जाल। कैसे बनाएगा देखो,
जैसे दिख रही है ना। ठीक, इस तरीके से ये क्या बनाएगा, एक खाद्य जाल बनाएगा और इसी के अंदर जिस पदार्थ को खाना है उसको फंसा लेगा और फिर उसके बाद उसका अवशोषण करेगा। ठीक, देखो कैसे कर रहा है। बाद में उसका क्या करेगा, अवशोषण करेगा, फिर पचा वचा करके वापस से अपने शरीर की आकृति में क्या करेगा, थोड़ा सा वृद्धि कर लेता है। इस प्रकार से अमीबा क्या करता है, भोजन को खाता है, अपना पोषण इसी तरह करता है। यानी सबसे पहले अमीबा क्या करेगा, जिस पदार्थ को खाना होगा उसे, उस पदार्थ को खाने के लिए सबसे पहले अपने दोनों पादाब यानी जिसे स्यूडोपोडिया कहा जाता है या कूटपाद कहा जाता है, उनको फैलाता है। ये होता है खाद्य कण, वो खाद्य कण को पास में लाता है, फिर उसके बाद यहाँ खाद्य जाल बनाता है, जैसे यहाँ पे सब चीजें दिख रही हैं आपको। फिर उसके बाद क्या करता है, उसको खा करके, पचा करके, पोषण करके, अवशोषण करके अपने शरीर में वृद्धि कर लेता है। इस तरीके से अमीबा में पोषण होता है। ऐसे चित्र आपको बोर्ड एग्जाम में बना करके आना है। बोलो क्या यहां तक सभी को समझ में आ गया, एक बार जल्दी से बता दो। नहीं, बोर्ड पेपर में बेटा जो भी आपको डायग्राम बनाना है ना, वो पेंसिल से बनाना है। ठीक है, जो भी आपको डायग्राम बोर्ड पेपर में बनाना है वो आपको पेंसिल से बनाना है। और एक बड़ी ही खुशी की बात मैं आप सभी को बता दूं, आज बड़ी खुशी की बात है। खुशी की बात यह है कि अपना परिवार आज की डेट में 11 लाख बच्चों का हो जाएगा। यानी आज से अपना परिवार 11 लाख बच्चों का हो जाएगा, है ना। 11 लाख बच्चों का परिवार हो जाएगा आज से, जो कि यार बहुत बड़ी खुशी है हमारे लिए। तो सारे बच्चों को मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई, जिन्होंने इस परिवार को ज्वाइन किया, जो इस परिवार का हिस्सा हैं। 11 लाख बच्चे आज से हम लोग कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, और बहुत अच्छा लग रहा है मुझे कि 11 लाख का अपना परिवार हो गया है। ठीक है, चलिए बच्चों, एक बार पुनः आप सभी को बहुत बहुत बधाई। फिर आता है हमारे पास ये चित्र। अब बच्चे बोलते हैं सर ये वाला चित्र हम बना नहीं पाते। आप मेरा ये वाला लेक्चर देखो, मैंने बहुत डीप में सारे चित्र बना करके समझाए हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें समझते हैं क्या क्या होता है। सबसे पहले ऊपर होता है जिह्वा, यहीं से भोजन अंदर जाएगा। आगे मुख होता है, यहीं से भोजन अंदर जाएगा। जीभ इसको क्या करेगी, मिलाएगी भोजन को, लुगदी बनाएगी। फिर क्या होता है, मुख, यहीं पे भोजन जाएगा। मेन इंपॉर्टेंट चीज है कि जो पाइप जैसी संरचना दिखाई दे रही है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रसिका बोलते हैं। फिर ये पाइप जैसी संरचना नीचे आती है, यहाँ पे जो आपको दिख रहा है जे आकार का, वो अमाशय दिखता है जे आकार का। फिर उसके बाद होती है यहीं पे ग्रहणी। देखो जहां पे अमाशय होता है, अमाशय के बाद फिर आती है ग्रहणी। कहीं पे ग्रहणी नहीं लिखी है तो आप लिख लेना, यहाँ पे सी जैसी संरचना दिखाई देती है, उसको ग्रहणी बोलते हैं। फिर ग्रहणी के बाद शुरू होती है हमारी छोटी आंत। छोटी आंत होती है। फिर छोटी आंत के बाद जहां पे छोटी आंत बड़ी आंत को मिलती है उसे सीकम कहते हैं। और नीचे एक लटकी हुई संरचना होती है, यहाँ पे आपको दिखाई दे रही है, बड़ी आंत में लटकी हुई होती है, इसको परिशेषिका बोलते हैं। क्रमि रूपी परिशेषिका बोलते हैं इसको। और बड़ी आंत को हम लोग बृहदांत भी कहते हैं। बड़ी आंत जहां पे समाप्त होती है उसे मलाशय कहा जाता है। और फिर उसके बाद मल यहीं से बाहर निकलता है। अब इससे हटकर के कुछ चीजें हैं, वो मैं आपको समझाता हूं। यहाँ पे होता है हृदय, यानी यहाँ पे होते हैं, यहाँ पे होता है फेफड़ा। ठीक है, आपको जानकारी होना चाहिए। ठीक है, हृदय और फेफड़ा, यहाँ पे फेफड़ा, यहाँ पे फेफड़ा और इसके बीच में हृदय। ठीक, फिर उसके बाद यहाँ पे होता है, इसको डायफ्राम बोलते हैं। ये जो डायफ्राम होता है ना, ये क्या करता है, जैसे मान लीजिए कि आपने कुछ सांस लिया तो ये डायफ्राम थोड़ा नीचे खिसकेगा, सांस छोड़ते हो तो डायफ्राम ऊपर आता है। यानी ये पाचन, ये जो पाचन वाली चीजें हैं और जो ऊपर श्वसन वाला होता है, उस दोनों के बीच में बैरियर का काम करता है। फिर उसके बाद यहाँ पे होता है, ये हमारा जो दिख रहा है आपको, ये है यकृत। और यकृत के बाद यहाँ पे जो आपको दिख रहा है, ये यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे होता है हमारा पित्ताशय। ठीक, इसी पित्ताशय के अंदर पित्त जो होता है वो स्टोर होता है। इससे एक पाइप जैसी संरचना निकलती है जो कि जाकर के ग्रहणी में जुड़ी होती है, जिसको पित्त नली कहा जाता है। और ये यकृत है। और ऐसे ही बोर्ड एग्जाम में करके आना है। आगे चलेंगे।
अब आता है हमारे पास मानव श्वसन तंत्र। मानव श्वसन तंत्र, अब मानव श्वसन तंत्र को समझते हैं। इसमें सबसे पहले क्या होता है, यहाँ पे हमारे पास नासा द्वार, यहाँ पे बेटा नासा द्वार जैसे ही आपको दिखाई दे रहा है। फिर उसके बाद मुख गुहा होता है, और ये ग्रसनी, ये वही ग्रसनी है जो अभी आपने पिछले में देखी थी। फिर ग्रसनी के नीचे होता है कंठ। अब बोर्ड पेपर में यहीं से एक क्वेश्चन आता है, बोर्ड पेपर में शायद आपने देखा होगा, 2024 में आया है। क्या आया है, पूछा जाता है सही क्रम। तो सबसे पहले क्या होता है, ध्यान से देखना, सबसे पहले नासा द्वार, ठीक। फिर नासा द्वार के बाद फिर आती है ग्रसनी, ध्यान से देखो, फिर क्या आती है ग्रसनी। तो सबसे पहले नासा द्वार, फिर आती है ग्रसनी। जिन्होंने पढ़ा है मेरे से उनको बहुत अच्छे से ये जानकारी होगी कि ये क्वेश्चन आता है बोर्ड पेपर में, सही क्रम पूछते हैं। नासा द्वार, फिर आती है ग्रसनी, फिर आता है कंठ, फिर कंठ के बाद आती है श्वास नली, और श्वास नली के बाद फिर आती है श्वसनी या फिर श्वसनिका। ये जानकारी आपको होनी चाहिए, ठीक है। तो ये हो गई श्वास नली। फिर आती है यहाँ पे उपास्थि वलय, कुछ छल्ले होते हैं जिसकी वजह से ये श्वास नली दब ना पाए, तो ये उपास्थि के बने होते हैं। उपास्थि क्या होता है, ना तो हड्डी होती है ना तो मांस होता है, उसके बीच की होती है। फिर उसके बाद क्या होता है, ये नीचे जो आते हैं इनको हम लोग श्वसनी बोलते हैं। फिर और नीचे आते हैं तो ये हमारी श्वसनिकाएं होती हैं। फिर श्वसनिकाएं से इस तरीके से अंगूर जैसी संरचना दिखाई देती है जिसको हम लोग कूपिका बोलते हैं। यहीं पे कूपिका के अंदर वायु का आदान प्रदान होता है। फिर यहाँ पे नीचे डायफ्राम होता है, और इसके नीचे फिर आपके वही यकृत और वो सारी चीजें नीचे होती हैं। तो ये जानकारी आपको होनी चाहिए यहाँ तक। बोलिए क्या बच्चों, यहाँ तक सभी को समझ में आ गया? एक बार फटाफट से बताना, क्लियर है? आई एम प्राउड ऑफ यू गुरुजी। हाँ, क्योंकि मुझे ये जानकारी है, मुझे भी आपके ऊपर प्राउड है, और मुझे भी ये बहुत अच्छे से जानकारी है कि हमारे बच्चों को क्या चाहिए, है ना। हमें भी इस बात की बहुत अच्छे से जानकारी है कि हमारे बच्चों को क्या चाहिए। ठीक है, ठीक है। इस तरीके से मानव हृदय बनाओगे। इसके कितने चैम्बर होते हैं, अगर मैं इनके चैम्बर की बात करूं तो ये 4 हिस्सों में डिवाइड होता है। वो 4 हिस्से कौन से होते हैं, ध्यान से देखो। ध्यान से देखते जाना। इस तरीके से 4 चैम्बर होते हैं। यहाँ पे कुछ वलय जैसी सॉरी, यहाँ पे जो होता है इसको बोलते हैं कपाट, ठीक है। 4 हिस्से होते हैं इसके, इनके चारों के नाम वगैरह ध्यान से देखना। सबसे पहले यहाँ पे जो ऊपर होता है इसको बोलते हैं हम लोग दायां हिस्सा, और इधर वाले को बोलते हैं बायां हिस्सा। 4 भाग होते हैं इसको। तो ये होता है दायां अलिंद, ऊपर वाले को बेटा बोलते हैं अलिंद, ठीक है। इसको बोलते हैं अलिंद। मैं पूरा समझाऊंगा आपको अभी। दायां अलिंद, और इसको बोलते हैं बायां अलिंद। ठीक है, इसको बोलते हैं दायां निलय, और इसको बोलते हैं बायां निलय। इसको बोलते हैं बायां निलय। होता क्या है, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। शरीर के निचले हिस्सों से जो रक्त आता है वो यहां पर जाता है। शरीर के निचले हिस्सों से जो रक्त आता है वो कहाँ जाता है, यहां पर। तो आप चाहो तो यहां पर इस तरीके से बना सकते हो कि यहां पे शरीर के निचले हिस्सों से क्या आता है, रक्त आता है। और इसको यहां ना बना करके आप ऊपर से कनेक्ट करो। मैं अभी पूरा समझा दूंगा इसमें क्या क्या होता है, ठीक। शरीर के निचले हिस्से से जो रक्त आता है वो जाता है दाएं अलिंद में,
फिर दाएं अलिंद से ये रक्त नीचे पहुंचता है दाएं निलय में, दाएं निलय इसको पंप करता है, फिर वो रक्त पहुंचता है फेफड़े में, फिर फेफड़ा से वो साफ होकर के आता है और पहुंचता बाएं अलिंद में, यानी 2 बार रक्त आया। और फिर बाएं अलिंद में पहुंचने के बाद फिर वो पहुंचता है बाएं निलय में, फिर यहाँ से पंप किया जाता है, फिर शरीर के हिस्सों में जाता है। तो इस तरीके से आपको हृदय का जो अनुप्रस्थ काट वाला चित्र है, जो बोर्ड पेपर में आपको सेम टू सेम ऐसे ही बनाना है, आपको इस तरीके से। एरो जिसको भी समझ में नहीं आ रहा है वो मैं आपको भी आगे समझाने वाला हूं कि एरो का कैसे यूज करोगे, ठीक। एरो मैं आपको अभी आगे समझाने वाला हूं। एरो समझने के लिए आप इधर आ जाओ और इसको ऐसे समझो। ये चित्र आपको बोर्ड पेपर में बना करके आना होगा इस तरीके से। घबराइए मत, बहुत आसान है, प्रैक्टिस करोगे तो क्लियर हो जाएगा। या फिर बोलो तो मैं अभी समझा दूं, इसको बना के दिखा देता हूं कि आखिर ये कैसे बनाया ना। दिखा दिया जाए ना कि आखिर सर ये कैसे बनाया आपने, ये पूरा का पूरा बता देते हैं अभी हम आपको। देखो इसके इसको 4 पार्ट में तोड़ते हैं ना ऐसे, हम लोग भी 4 पार्ट में तोड़ देंगे। हो गए 4 हिस्से इसके। अब होता क्या है, यहाँ पे शरीर में निचला हिस्सा जो ये आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पे शरीर का निचला हिस्सा है। यहां से जो रक्त होता है कैसा होता है, अशुद्ध होता है। अशुद्ध रक्त शरीर के अंगों से कहाँ पहुंचता है, यहां पहुंचता है, यहां पर, ठीक। और फिर यहां पर आने के बाद यहां से जाकर के शरीर के अंगों से यहां पहुंचता है, फिर यहां से ये यहां आता है। अभी ये अशुद्ध ही है, ठीक है। फिर इसको क्या कर दिया जाता है, यहां से पंप कर दिया जाता है। फिर जब इसको यहां से पंप किया जाता है तो ये फिर यहां से निकलता है और निकल करके फिर यहां पर आता है। ऊपर क्या मिलता है इसको, ऊपर इसको फेफड़ा मिलता है, यहाँ पे फेफड़ा होता है, ठीक, यहाँ पे फेफड़ा होता है। फिर फेफड़ा उसको क्या करता है, शुद्ध करता है। अब फेफड़ा शुद्ध कर देगा तो फिर वो कौन लेकर के जाएगा बताओ, यहाँ आएगा भैया, ठीक है। फेफड़ा शुद्ध करेगा तो फिर रेड हो जाएगा ये। फिर ये आकर के यहाँ आता है। अब इनको क्या बोलते हैं पीछे बता चुके हैं। फिर उसके बाद यहाँ से फिर पंप किया जाता है और फिर से पंप किया जाता है तो ये कहाँ पहुँचता है, फिर शरीर के अंगों में चला जाता है। ऐसे अब इनको जोड़ दो ऐसे, नहीं, अब बहुत अच्छे से तो नहीं बनाना है। ऐसे बना करके आना, ठीक। मैं पूरी प्रोसेस एक बार फिर से बताता हूं। शरीर से निकला हुआ ये जो रक्त होता है जो कि अशुद्ध होता है वो जाता है कहां पर, दाएं अलिंद में। दायां अलिंद से फिर वो जाता है दाएं नीले में। निलय उसको पंप करता है, पहुंचते हैं फेफड़े में, और फेफड़े में पहुंचने के बाद फिर वो शुद्ध हो जाता है। शुद्ध होने के बाद अब उसका रंग चेंज हो गया, लाल हो गया आएगा, ठीक है, क्योंकि लाल रंग का होता है शुद्ध रक्त। फिर ये यहाँ आएगा, फिर अलिंद में आएगा, बाएं अलिंद में, फिर बाएं अलिंद से बाएं नीले में आएगा। यहाँ पे कुछ वॉल लगी होती हैं जिनको हम लोग वलय कपट कपटी वलय ऐसे हिंदी में कुछ बोलते हैं, दुई कपटी ऐसे कुछ करके बोलते हैं, ठीक। फिर उसके बाद यहाँ पे आता है कपाट, हिंदी भाषा में बोलते हैं कपाट। यहाँ से आएगा रक्त, फिर ये फिर से अंगों में चला जाएगा शरीर के। तो ये एक कंप्लीट प्रोसेस होती है। बोलो बच्चों, यहां तक बना लोगे बोर्ड पेपर में? हाँ मेरी शादी हो गई है। बच्चे पूछ रहे सर आपकी शादी हो गई है? हाँ बेटा मेरी शादी हो गई।
है ना? क्लियर है यहां तक सभी को? एक बार जल्दी से बताना। चले आगे। चलिए, एक ही सवाल आप लोग पूछा करते हैं हमसे, सर आपकी शादी हो गई है क्या? आपकी शादी हो गई है क्या? हाँ बेटा, मेरी शादी हो गई है। मैं तो कितने टाइम से बता रहा हूं आपको कि मेरी शादी हो गई है, मेरे 2 बच्चे भी हैं, बड़े बड़े हो गए हैं, स्कूल भी जाने लगे हैं, है ना? कितनी बार तो बताया आप लोगों को, मानते ही नहीं हो आप लोग। चले आगे। चलो, तो यहां तक समझ में आ गया। आगे चलते हैं। अब आ गया हमारे पास मानव उत्सर्जन तंत्र। अब मानव उत्सर्जन तंत्र के बाद बहुत ज्यादा चित्र नहीं होंगे, 2-3 चित्र और हैं बस, बहुत ज़्यादा नहीं है। इनको अच्छे से बोर्ड पेपर के लिए तैयार करके जाना है, इसलिए मैं सारे के सारे आज ही बता दूंगा आपको, ठीक? अब सबसे पहले ये आते हैं हमारे पास, इसमें होती है किडनी, जिसको वृक्क कहा जाता है। तो 2 किडनी होती है, एक हो गया बायां, फिर एक हो गई हमारे पास दाई। तो ये बाई हो गई, ये दाई हो गई। फिर उसके बाद धमनी और सिरा होता है। तो ये जो आपको रेड कलर की दिख रही है, इसे हम लोग महाधमनी बोलते हैं। और फिर ये जो ब्लू कलर की दिख रही है, इसे हम लोग सिरा बोलते हैं। जानकारी होनी चाहिए कि सिरा में अशुद्ध रक्त बहता है और धमनी में शुद्ध। फिर यहां से एक पाइप जैसी संरचना निकल रही है, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं हम लोग मूत्रवाहिनी, ठीक? फिर उसके बाद आता है हमारे पास नीचे मूत्राशय, और फिर यहां से मूत्र बाहर निकल जाता है शरीर से, ठीक? और इसके बाद ये है हमारे पास बाई वृक्क धमनी। अच्छा, एक चीज मैं आप लोगों को बता दूं, जो वृक्क धमनी होती है इसे हम लोग फुफ्फुस धमनी के नाम से, सॉरी, जो वृक्क धमनी होती है इसको हम लोग बोलते हैं, हाँ, वृक्क धमनी के नाम से जानते हैं। फुफ्फुस धमनी अलग है, वृक्क धमनी अलग है, ठीक? आ गई मेरी बात समझ में सभी बच्चों को? क्लियर यहां तक? चलिए, अगला जो है हमारे पास वो है मानव मस्तिष्क का चित्र। अगर ये चित्र आपको बनाना नहीं आता है, आप हमारा नियंत्रण और समन्वय वाला चैप्टर पढ़ें, उसमें आपको ये चित्र बहुत अच्छे से बनाना आ जाएगा। इसके आगे का जो हिस्सा होता है उसको हम लोग अग्र मस्तिष्क बोलते हैं। पीछे का जो हिस्सा आपको दिखाई देगा उसको हम लोग बोलते हैं, जो पीछे का हिस्सा होता है ये हो गया पश्चिम मस्तिष्क, ये पीछे का हिस्सा, ठीक? ये जो पेड़ जैसी संरचना दिखाई दे रही है, इसके पश्चिम मस्तिष्क के 3 भाग होते हैं। एक होता है पॉन्स, एक होता है मेडुला और एक होता है अनुमस्तिष्क, ठीक? नीचे जो आपको दिखाई दे रहा है ये मेरु रज्जु होता है। मेरु रज्जु और मस्तिष्क दोनों मिलकर के ही तंत्र का निर्माण करते हैं। फिर उसके बाद आता है बीच का हिस्सा, जिसको हम लोग बोलते हैं मध्य मस्तिष्क। इसका कोई भाग नहीं है, आपको बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना है, ठीक है? बाकी हाइपोथैलेमस और पीयूष ग्रंथि आपको यहाँ दिखाई दे रही है। अग्र मस्तिष्क के कुछ भाग हैं, जैसे प्रमस्तिष्क, जो अग्र मस्तिष्क का हिस्सा होता है। हाइपोथैलेमस भी इसी के अंतर्गत आ जाएगा। तो ये प्रमस्तिष्क, ये एक कपाल खोपड़ी जो मस्तिष्क को रक्षा प्रदान करती है। तो इस तरीके से ये चित्र भी आपको बोर्ड पेपर के लिए जरूरी है, बना करके आना है। ये चित्र सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये चित्र बनाने को पेपर में नहीं आता, ये चित्र बनाने को पेपर में नहीं आता। बस आपको ये जानकारी होनी चाहिए, ये चित्र पेपर में नहीं आएगा, ध्यान से सुन लीजिए। ये चित्र पेपर में नहीं आएगा, ध्यान से सुन लीजिए, नॉट इंपॉर्टेंट, लेकिन इसमें लिखी हुई चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। पेपर में पूछ लिया जाएगा, मान लो इतना चित्र दे दिया और पूछ लिया कि बताओ ये क्या है, ठीक? तो सबसे ऊपर होती है हाइपोथैलेमस ग्रंथि। मैं इसमें समझाऊं या इसमें समझाऊं, बात तो एक ही है ना, लड़के वाले में समझाता हूं। सबसे ऊपर होती है हाइपोथैलेमस, उसमें भी होगी। फिर यहाँ होती है पीनियल ग्रंथि, और फिर होती है ये हमारे पास पीयूष ग्रंथि। याद रहे, पीयूष ग्रंथि आपके मुंह की तरफ होती है, ये चीज नोटिस कर लो, ठीक? ये आगे की तरफ है, देखो इधर। फिर उसके बाद होती है अवटु ग्रंथि, जिसे हम लोग थायराइड ग्रंथि के नाम से जानते हैं। और फिर उसके बाद परावटु ग्रंथि, जिसे हम लोग पैराथायराइड के नाम से जानते हैं। फिर होता है थाइमस ग्रंथि, जो कि आपको यहाँ मिलेगी। फिर उसके बाद यहाँ आ जाओ, अग्नाशय के ऊपर एक छोटी सी ग्रंथि, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये अग्नाशय हो गई। अग्नाशय भी एक ग्रंथि के अंतर्गत आएगा। किडनी के ऊपर छोटी सी ग्रंथि, जिसको वृक्क बोलते हैं, और किडनी को और अधिवृक्क बोलते हैं, जो उसके ऊपर होती है। फिर उसके बाद नीचे आ जाते हैं, नीचे आ जाती है वृषण। नर और मादा में एक ही डिफरेंस है, यहाँ पे आपको अंडाशय मिलेगा। अंडाशय भी एक ग्रंथि के तरीके से ही काम करता है, ठीक है? बोलो, क्या यहां तक सभी बच्चों को क्लियर है? इतना याद कर लोगे चित्र बना करके?
बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, इनके नाम लिख लिख करके, नहीं तो बोर्ड पेपर में ज्यादा दिक्कत होगी। और ये लास्ट, इसको भी बहुत अच्छे से आपको प्रैक्टिस करना है, ठीक है। इसकी भी प्रैक्टिस आपको बहुत अच्छे से करनी है। तो मैं एक बार आपको शुरू से लेकर के आखिरी तक जितने भी डायग्राम्स हमने बताए हैं वो मैं आपको दिखाता हूं। गुरुजी कल तक आपकी शादी नहीं हुई थी, लगन देखकर शादी कर लिया है क्या आपने? हाँ, कल इसीलिए तो क्लास नहीं किया था यार, कल शादी थी हमारी, इसीलिए तुम लोग पूछ रहे थे ना। फिर हम सोचे अभी तुम लोग को बताएंगे तो फिर तुम लोग यही सोचोगे वहाँ की जो है सर ने हमको बुलाया नहीं, रसगुल्ले बचा लिए, इसलिए फिर हमने सोचा छोड़ो, बाद में पार्टी दे देंगे बच्चों को बोर्ड पेपर के बाद में। तो कल इसीलिए क्लास नहीं लिया था, कल शादी हो गई थी हमारी, ठीक है, कल हमने शादी कर ली। ओके बच्चों, इसीलिए क्लास नहीं किया मैंने कल। चलिए आगे चलते हैं, इधर आ जाओ। सबसे पहले हम लोगों ने पहला चित्र कौन सा देखा? पुष्प की संरचना, बहुत इंपॉर्टेंट था। फिर मादा जनन तंत्र, फिर उसके बाद नर जनन तंत्र, फिर आता है अंकुरण, फिर उसके बाद आता है हमारे पास पुष्प में निषेचन का चित्र। इसका पीडीएफ आपको हमारे ऐप के ऊपर फ्री में मिल जाएगा, एक मॉडल पेपर नाम का कोर्स बना है, उसके अंदर जाओगे तो आपको मिल जाएगा। पुष्प में निषेचन, फिर उसके बाद तंत्रिका कोशिका, फिर उसके बाद हाइड्रा में मुकुलन, फिर उसके बाद अमीबा और लेस्मानिया में द्विखंडन, फिर उसके बाद प्लाज्मोडियम में बहुखंडन, फिर उसके बाद प्लेनेरिया, है ना, फिर उसके बाद प्रतिवर्ती चाप, फिर उसके बाद हमारे पास रंध्र की संरचना, फिर उसके बाद अमीबा में पोषण, मानव पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, मानव हृदय, और मानव हृदय में दोहरा परिसंचरण तंत्र, फिर उसके बाद उत्सर्जन तंत्र, मानव मस्तिष्क, मस्तिष्क के बाद ये कुछ ग्रंथियां, और लास्ट में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वृक्काणु की संरचना। इसके लिए मैं आपको बस यही बोलूंगा कि मैंने ये चैप्टर पढ़ा करके उसमें बहुत अच्छे से ये सारी चीजें बताई हैं कि इसके अंदर क्या होता है, राइट। तो आज के लिए इतना ही रखेंगे। पेपर में कितने डायग्राम आएंगे? कोई जरूरी नहीं है कि पेपर में एक डायग्राम आए कि दो डायग्राम आए, या एमसीक्यू में पूछ लिया जा सकता है, कुछ भी किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है, ठीक है। चलिए अब मैं आप लोगों से एक छोटा सा कमेंट करके पूछूंगा और इसका आंसर आपको करना है। आपको सब लोग कमेंट जरूर करना, क्योंकि इससे एक दूसरे का भला होगा। आपको सबसे अधिक महत्वपूर्ण डायग्राम कौन सा लगा? ओके, चलिए सो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच। कमेंट करना मत भूलना, मैं आप लोगों की कमेंट्स देखता रहूंगा। कल फिर एक बहुत बड़ी स्पेशल क्लास लेकर के आ रहे हैं हम शाम को 6 बजे, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।